हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज के वीडियो हम जनरल साइंस के हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से पहले हम बायोलॉजी, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसे हम कम से कम समय में बहुत लगभग साइंस के पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जिससे आपको ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आपको मदद मिलेगी जिसमें साइंस इंक्लूड है। तो आज का जो वीडियो है उस आज के इस जनरल साइंस का जो पार्ट 1 है, उसमें हम पोषण तत्व, मानव पाचन तंत्र और ग्रंथियाँ को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो जनरल साइंस में थोड़ा पहले साइंस के बारे में थोड़ा सा छोटा सा परिचय हम पढ़ लेते हैं। तो साइंस जो सब है, ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से दिया गया है, मतलब साइंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब है टू नो, मतलब जानना। और बायोलॉजी है ग्रीक के दो शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन, लोगोस का मतलब है स्टडी, अध्ययन। मतलब बायोलॉजी जीवन के अध्ययन से संबंधित एक साइंस की शाखा है। साइंस की वह शाखा जहाँ जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी का सबसे पहला जो जीवन का अध्ययन किया था वो अरस्तु ने किया था, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। और इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान के पिता ही माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी डार्विन जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, जिन्होंने बताया था कि बंदर से इंसान कैसे बने और जिराफ की गर्दन पहले छोटी होती थी, कैसे अब लंबी है। तो इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी दो भागों में डिवाइड की गई है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान, फादर ऑफ जीव विज्ञान अरस्तु को ही मानते हैं, और फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान में बोटनी को थियोफ्रास्टस को मानते हैं। अब जो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द दिया गया था वो लामार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। मतलब लामार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो हमने क्या बताया कि साइंटिया शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, और बायोस और लोगोस से मिलकर बायोलॉजी बना है, इसका मतलब जीवन का अध्ययन। और फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी है डार्विन। बायोलॉजी की दो शाखाएं, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसमें फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ बोटनी है थियोफ्रास्टस। और लामार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम बायोलॉजी का प्रयोग किया था। और सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, पोषण। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा, जिससे हमें शरीर को ऊर्जा, शरीर की ग्रोथ और मरम्मत में सहायक होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म में उपापचय क्रियाएं हैं, ये न्यूट्रिशन उसके पार्ट है। मतलब उपापचय क्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, उपापचय क्रिया कहलाती है। अब आपके न्यूट्रिशन आपके दो प्रकार के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर में आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आते हैं, और माइनर में आपके विटामिन, जल और खनिज लवण आते हैं। जो मेजर है उससे हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मेजर वो ऐसे पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो मेजर पोषक तत्व कहलाते हैं। और माइनर जो विटामिन, जल और खनिज लवण है, इससे हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो 1 ग्राम फैट में, मतलब 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुई? 1 ग्राम फैट, मतलब 9.3 किलो कैलोरी। तो सर्वाधिक ऊर्जा आपके वसा में होती है, परंतु हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, इंस्टेंट। और ऊर्जा का संग्रह जो होता है वो वसा करती है।
और शरीर का विकास विकास जो होता है, ग्रोथ जो होती है, वो प्रोटीन से होती है। तो हम अब मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसमें से पहले मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन क्या होता है? पाचन जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो शुरुआत में, वो जटिल रूप में होते हैं। इन जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित करना, इस मतलब हमारा जो शरीर है वो डायरेक्ट हमारे मतलब खाने को अवशोषित नहीं करता है, वो क्योंकि जटिल रूप में होता है। पहले इस जटिल रूप को सरल रूप में कन्वर्ट किया जाता है केमिकल, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम की मदद से इनको सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि ग्लूकोज है, वो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो पाचन, मानव पाचन तंत्र दो भागों में डिवाइडेड है, आहार नाल और संबंध ग्रंथियां, एसोसिएटेड ग्लैंड। जो आहार नाल है तो उसकी कुल लंबाई जो है वो 10 मीटर या 33 फीट के बराबर है, जिसमें आहार नाल मुख से शुरू होकर मल द्वार पे खत्म होती है। तो पहले जो भी हम खाना खाते हैं वो पहले सबसे पहले अपने मुंह से लेते हैं, मतलब मुंह से खाने का पाचन शुरू होता है। उसके बाद मुख हुआ, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली या ग्रसिका, फिर खाना अमाशय में जाता है, मतलब स्टोमच, फिर छोटी आंत में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर बड़ी आंत में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और आखिर में मल द्वार द्वारा विसर्जित हो जाता है। और संबंध ग्रंथियों का काम क्या है? केमिकल रिलीज करना, एंजाइम रिलीज करना। ये हमारे शरीर में तीन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, सालिवरी ग्लैंड है, मतलब यकृत, जिगर, अग्नाशय, लार ग्रंथि। जो अमाशय है वो दो प्रकार के होते हैं, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। जो मनुष्य में जो होता है वो 3 चैम्बर टाइप होता है, और जो जुगाली करने वाले जानवर उन्हें 4 चैम्बर टाइप अमाशय होता है। तो 3 टाइप चैम्बर में जो होता है कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक रूप में बांटा जाता है। तो छोटी आंत हमारे आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 7 मीटर है। आहार नाल की टोटल लंबाई 10 मीटर, उसमें से 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई है। इसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज़्यादा होने की वजह होते हुए भी इसका नाम छोटी आंत है, क्योंकि इसके डायमीटर सबसे कम है, 1.5 सेंटीमीटर। और जो बड़ी आंत है उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इसके डायमीटर के कारण इसको छोटी आंत कहते हैं। अब छोटी आंत में 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। जेजुनम, डियोडेनम का मतलब है ग्रहणी, हिंदी में कहते हैं। इस भाग में यकृत और अग्नाशय जुड़े हुए होते हैं, और जो अमाशय है वो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। तो जेजुनम सबसे बड़ा भाग होता है, और इलियम में हमारे डाइजेशन समाप्त हो जाता है, मतलब हमारा जो पाचन है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है और इलियम पर समाप्त होता है। तो ये हमें याद रखना, हमारा पाचन समाप्त कहाँ पे होता है? इलियम पर, और शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहा पर। और बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर और डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। इसके भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन, रेक्टम। और जो सीकम है वहां पे अपेंडिक्स का टेन पाया जाता है। जो अपेंडिक्स है, जो हमारे शरीर का एक निष्क्रिय अंग है, जो हमारे पुराने जमाने में जो पूर्वज थे उनका ये सेलुलोज पचाने में काम आता था। जो शाकाहारी कच्चा भोजन करते थे पहले, तो उनमें जो सेलुलोज पचाने का काम अपेंडिक्स करता था, परंतु अब आज के ज़माने में ये एक निष्क्रिय अंग है। अगर अपेंडिक्स का पेन होता है तो ये ऑपरेशन के द्वारा इसको हटा दिया जाता है शरीर से। अब मुख हुआ, वोकल,
मुगुआ, बोकल कैविटी। मुगुआ में दो चीजें हैं, जीभ और दांत। तो जीभ जो है, जीभ का काम है स्वाद की अनुभूति कराना। ये जो जीभ बनी हुई है वो मसल से बनी हुई होती है। इसकी लंबाई 3.5 मीटर 3 इंच की होती है और इसमें 5,000 से 6,000 टास्क मतलब स्वर्ण कणिकाएं होती हैं जो हमें स्वाद की अनुभूति कराती है। तो जीभ में अलग अलग भाग पर अलग अलग स्वाद की अनुभूति होती है। तो जीभ के आगे के भाग पर मीठे मीठे की अनुभूति होती है और पीछे के भाग पर खारे की अनुभूति होती है, कड़वे की अनुभूति होती है, मध्य भाग पर खट्टे की अनुभूति होती है और पश्चिम भाग पर मतलब इस भाग पर नमकीन की अनुभूति होती है। यहाँ पर मीठा, यहाँ पे खारा, यहाँ पे कड़वा और यहाँ पे नमकीन। और जो हमारे दांत है वो दो प्रकार के होते हैं, विषम दंती, द्वादंती। और जो मनुष्य में जीवन में दो प्रकार के दांत आते हैं। सबसे पहले दूधिया दांत जो अस्थायी दांत है, उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। जो दूधिया दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है और स्थायी दांत 32 होते हैं। अब दांत के काम के अनुसार इन्हें 4 भाग में डिवाइड किया गया है, कृतनक, रत्नक, अग्नचूणक, च्वणक। जो कृतनक है वो काटने के काम आते हैं, रत्नक चीड़ फाड़ के काम आते हैं, अग्रचूणक और च्वणक चबाने के काम आते हैं। दांतों में जो प्रोटीन होता है डेंटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। स्टडी ऑफ टीथ को कहते हैं ओडेंटोलॉजी। और मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो इनेमल है। मतलब अगर ये सवाल आए कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, इनेमल। और ये जो कैल्शियम कार्ब इनेमल बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। जो डेंटल फॉर्मूला है कि बच्चों में मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं और परमानेंट दांत वयस्क में 32 होते हैं। तो जो दांत का स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर एक भाग होता है और नीचे एक भाग होता है और इसमें से लेफ्ट और राइट। तो हम एक पार्ट को इसमें मतलब ऊपर का पार्ट हम मान रहे लेफ्ट और राइट। तो इसमें जो कर्तनक होते हैं तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं 2-1-0-2। मतलब कृतनक 2, रदनक 1, अग्रचूणक 0 और चवणक 2। मतलब लेफ्ट पार्ट में इस पार्ट में सिर्फ 2-1-0-2। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएंगे। टोटल कितने आएंगे, 2-1-3-5, 5 × 4 मतलब 20 दांत। तो ये फॉर्मूला 2-1-0-2। मतलब ये ऊपर के पार्ट में जो लेफ्ट साइड है वहां 2 कृतनक, 1 रदनक, 0 अग्रचवणक और 2 चवणक चवणक। और इतने इतने राइट में होंगे। ये ऊपर का पार्ट हो गया। इसका नीचे का भी करेंगे तो × 2 तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20। मतलब आप दूधिया दांत होते हैं बच्चों में, उनमें से कृतनक 8, रत्नक 4 और अग्रचवणक 0 होता है। मतलब अग्रचवणक 1 भी नहीं होता है और चवणक 8 होते हैं। और वयस्क में फॉर्मूला क्या होगा, 2-1-2-3। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 8 × 4 टोटल 32। मतलब ऊपर के लेफ्ट साइड में 2-1-2-3 इतने ही राइट में होंगे और ये टोटल मिला के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट भी इतना करेंगे तो × 4 कर देंगे। टोटल कितने, 8, 4, 8, 12। मतलब ऊपर के लेफ्ट राइट में 2-2 और इतने ही नीचे लेफ्ट राइट में 2-2 मतलब टोटल 8 हो गए। और इतने ही लेफ्ट राइट में 1-1 ऊपर के लिए और नीचे के लिए भी लेफ्ट राइट में 1-1 टोटल 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये 2-2 प्लस 2-2, 3-3 प्लस 3-3 टोटल 12। तो वेस्ट में कृतनक 8 होते हैं, रत्नक 4 होते हैं, अग्रचवणक 8 होते हैं और चवणक 12 होते हैं, टोटल 32। तो ये आपके
दांतों का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं लीवर। जो लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मतलब ग्रंथि क्या है? जो केमिकल रिलीज करते हैं या हार्मोन या एंजाइम, उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर में यकृत, और यही लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी है। जो सबसे आंतरिक, जो सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक सबसे बड़ा अंग भी यकृत ही है। इसका वेट लगभग 1.2 केजी से 1.5 केजी है। ग्लूकोज जो है यकृत में ग्लाइकोजन में बदलता है, और मानव भोजन संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। तो यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, और भोजन संग्रह में ग्लाइकोजन के रूप में, भोजन संग्रह जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और लीवर का और क्या काम है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। इससे हम क्या कहते हैं? एंटीटॉक्सीडेशन। अगर लीवर खराब हो जाता है तो फिर हमारे शरीर में टॉक्सीडेशन की मात्रा, मतलब विषैले तत्वों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब रीजनरेटिव की क्षमता पाई जाती है, और सबसे कम ब्रेन में पाई जाती है। मतलब अगर इसमें खराबी आ जाए तो ये अपने आप को सबसे जल्दी रिपेयर कर सकती है, मतलब रीजनरेट कर सकती है, और सबसे कम ब्रेन में पाई जाती है। लीवर में वसा और प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। अग्नाशय, पैनक्रियास, यह शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करती है, और शरीर की सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मतलब अगर मिश्रित ग्रंथि में पूछे सबसे बड़ी तो अग्नाशय है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत है। ठीक है, और इसका वेट लगभग 80 ग्राम है। और यकृत का कितना था? 1.2 केजी से 1.5 केजी। लार ग्रंथि, इसमें लार, इसका काम है लार स्थापित करना, जो भोजन पचाने में सहायक है। एंजाइम्स, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या है? जो रासायनिक क्रिया को धीमा या तेज करे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जैव उत्प्रेरक है क्योंकि ये हमारे शरीर में, मतलब शरीर द्वारा उत्पत्ति, मतलब निर्माण होता है, इसलिए जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रिया है उनको धीमा या तेज या कम करने के सहायक होते हैं। तो एंजाइम जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलते हैं। मतलब यही क्या है? पाचन। मतलब पाचन में ये सहायक होते हैं एंजाइम। पाचन का काम क्या करते, कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। तो अब जटिल खाद्य पदार्थ है, ये क्या है? जटिल खाद्य पदार्थ है, और ये सरल खाद्य पदार्थ है। मतलब कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज में बदलेगा, प्रोटीन आपके अमीनो अम्ल में बदलेगा, और फैट जो वसा है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। अब डाइजेशन इन बुकाल कैविटी। सबसे पहला डाइजेशन क्या होता है? मुख गुहा में होता है। तो मुख गुहा में सबसे पहले डाइजेशन किस प्रकार होता है? यह, तो मुख गुहा में लार ग्रंथि होती है जो लार स्रावी करती है। पर डे लगभग 1 से 1.5 लीटर लार ग्रंथि स्रावी करती है। और इसकी जो प्रवृत्ति होती है, मतलब इसका जो नेचर है वो अम्लीय होता है। और इसका जो पीएच मान है 6.5। देख, अगर किसी का पीएच मान 7 है तो उदासीन है, और 7 से नीचे है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है, और सबसे 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? अम्लीय। और पीएच मान क्या है? 6.5। और इस लार में लगभग 99% क्या है? जल, और 1% एंजाइम है। सिर्फ 1% एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक लाइजोजाइम और टाइलिन, जिसको सालिवा अमाइलेज कहते हैं। लाइजोजाइम का काम क्या है? ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जो हमारा खाना पहले शुरू होता है तो उसमें लार साथ में मिलती है, तो इसमें जो लार में लाइजोजाइम होता है उसमें खाने में जो मौजूद बैक्टीरिया है उसको नष्ट करता है। और जो टाइलिन है वो आपके स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले मुख गुहा में 2 एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा लार में 2 एंजाइम रिलीज होते हैं, लाइजोजाइम और टाइलिन। लाइजोजाइम आपके बैक्टीरिया को नष्ट करता है,
और टाइलिन आपके स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अब जो खाना है जो सबसे पहले मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा के बाद आपके अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। तो जब आपके मुख गुहा में होता है तो इस खाने को बोलस कहते हैं। जैसे अमाशय में जाता है तो इसको काइम कहते हैं, और जैसे ही वो छोटी आंत में जाता है उसको काइल कहते हैं। तो बोलस, काइम, काइल। अब अमाशय में पाचन, अब जो अमाशय में पहुंचा है अब उसको क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। जो अमाशय का काम क्या है, जैसे ही अमाशय में खाना पहुंचेगा तो अमाशय जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस स्रावित करेगा, जिसका जो नेचर है स्ट्रॉन्ग अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl एसिड होता है, मतलब ये एसिड है जो खाने को पचाने का काम करेगा। ये प्रबलतम अम्ल है, ये पाचक अम्ल है। इसलिए कहा जाता है कि खाने से पहले और खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फिर अगर पानी पी जाएंगे तो HCl जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो फिर पाचन में तो खाना अच्छे से पचेगा नहीं। तो HCl एसिड का काम क्या है, ये एक तो बैक्टीरिया को मारता है और जो अमाशय में जो एंजाइम्स है उसको सक्रिय करता है। तो एसिडिटी होती है, उसका क्या कारण है, एसिडिटी है उसका क्या कारण है, HCl अम्ल की अधिकता अतिस्राव हो जाए तो हमारे शरीर में एसिडिटी होती है, या लवण की कमी हो जाए तो एसिडिटी, मेन एसिडिटी HCl के अत्यधिक स्राव के कारण होती है। इसलिए हम इनो पीते हैं जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, जिससे वो न्यूट्रल हो जाए। अमाशय में एंजाइम्स, अब हमने ये मुगुआ में कौन से एंजाइम थे, लाइसोजाइम और टाइलिन। और अमाशय में कौन से होंगे, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोज में बदलता है, तो PPP मतलब प्रोटीन को पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोज में बदलता है, तो PPP से आपको याद हो जाएगा। रेनिन, रेनिन का यह सिर्फ शिशुओं में पाया जाता है। इसका काम क्या है कि दूध प्रोटीन को पचाने का काम, मतलब शिशुओं में दूध को पचाने का जो काम कौन करता है, रेनिन। मतलब रेनिन दूध प्रोटीन जिसको कहते हैं कैसीन, इसको रेनिन कैल्शियम की उपस्थिति में ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को कोगुलेशन कहते हैं। तो बच्चों में दूध को पचाने का काम कौन करता है, रेनिन। तो रेनिन सिर्फ बच्चों में पाया जाता है और ये दूध पचाने का काम आता है। तो रेनिन एंजाइम को मिल्क कोगुलेशन एंजाइम भी कहते हैं। और लाइपेज का काम क्या है कि वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना है, मतलब फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। वसा और अमाशय में सिर्फ वसा और प्रोटीन का ही पाचन होता है, ठीक है। अमावस्या में वसा और प्रोटीन का ही पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अब छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत, इसमें 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलियम, ईडियम। अब जो सबसे पहला जो हमारा पाचन होगा वो डियोडेनम में होगा। इसमें डियोडेनम में यकृत और अग्नाशय से जुड़े होते हैं। तो यकृत का आपका क्या काम है, लीवर का आपका क्या काम है, लीवर में पित्ताशय नाम के पित्ताशय जो होता है वो आपके बाइल जूस स्रावित करता है। तो बाइल जूस का जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच 7.7 होता है, जो प्रतिदिन 700 से 1000 ml स्रावित होता है। जो तो लीवर में पित्ताशय बाइल जूस का स्राव करता है। जो हमने लार की प्रवृत्ति देखी थी वो अम्लीय देखी थी। अमावस्या में जो गैस्ट्रिक जूस देखा था, जठर रस, उसकी भी प्रवृत्ति अम्लीय थी, परंतु अब जो पित्त रस है उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। इसका जो काम है डाइजेशन ऑफ फैट मतलब वसा का पाचन करना होता है, और इसको हम इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं, मतलब वसा के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में परिवर्तित करना है, इमल्सीकरण कहलाता है।
अब जो पित्त में दो वर्णक पाए जाते हैं, बिलरुबिन और बिलीवार्डिन। जो बिलरुबिन है वो येलो कलर का होता है और बिलीवार्डिन आपके हरे कलर में होता है। और बिलरुबिन की एक्सिस मात्रा में, अगर एक्सिस मात्रा हो जाए तो आपको जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है, मतलब आपका शरीर पीला पड़ जाता है। तो पीलिया होने का क्या कारण है? बिलरुबिन की मात्रा अधिकता, मतलब एक्सिस ऑफ बिलरुबिन मात्रा बढ़ने पर आपके पीलिया होते हैं। अग्नाशय का कार्य, अग्नाशय आपके अग्नाशिक रस का स्त्राव करता है, जो पूर्ण पाचक रस है। इसकी प्रवृत्ति भी क्षारीय होती है और इसका पीएच 8.3 होता है, जो पर डे 2 लीटर स्थापित होता है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। जो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है और स्टार्च को एमाइलेज माल्टोज में बदलता है। जो लार में हमने देखा था ट्रिप्सिन, वो भी स्टार्च को माल्टोज में बदलता था। और यहाँ अग्नाशय में एमाइलेज आपके स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा और लाइपेज आपके वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। ये आपके अमावस्या में भी था। जो जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता है। तो छोटी आंत में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो जेजुनम का होता है। यहाँ पाचन कुछ नहीं होता है, यहाँ सर्वाधिक कार्य अवशोषण का होता है। जो भी हमारे शरीर को आवश्यकता है पोषक तत्वों को, वहाँ उनका अवशोषण जेजुनम में सर्वाधिक होता है। और आपके जो डाइजेशन है वो इलियम में जाके समाप्त हो जाती है। तो डाइजेशन है इलियम, यहाँ आपका पाचन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जो एंजाइम्स है लैक्टेज या लैक्टोज, मतलब दूध शर्करा का पाचन करता है। तो लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में बदलता है लैक्टेज। दूसरा है सुक्रेज, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रोज आपके गन्ने की शर्करा, कैन शुगर, और आपके फ्रूट शुगर है फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। जो फ्रक्टोज है वो आपके प्राकृतिक मीठा शुगर है। और आपके जो मैन मेड शुगर है, मतलब शुगर फ्री शर्करा जिसे कहते हैं, वो सैकरिन है। मतलब जिसको डायबिटीज है उसको अगर मीठा खाना होता है तो वो शुगर फ्री का उपयोग करता है, जैसे जो सैकरिन से मिलकर बना होता है मेड में, ये मैन मेड है। तीसरा एंजाइम जो होता है माल्टेज, जो माल्टोज होता है अन शर्करा, मतलब चावल में 90% माल्टोज होता है, वो इसको ग्लूकोज में बदलता है। और रेप्सिन जो है आपके पेप्टेज को अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज आपके वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। अब बड़ी आंत, अब बड़ी आंत में तो कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि आपका जो पाचन है वो छोटी आंत के इली में जाके समाप्त हो गया है। अब इसमें बड़ी आंत के भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम का मानव शरीर में कोई कार्य नहीं है, क्योंकि ये जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है वो सीकम ही है। तो सीकम का मानव शरीर में कोई काम नहीं है, ये शाकाहारी जानवर सेल्यूलोज का पाचन करता है। और यहाँ अपेंडिक्स का दर्द होता है। तो पहले अपेंडिक्स का कार्य क्या था? सेल्यूलोज का पाचन, जो अभी ये निष्क्रिय हो गया है। जो तो सीकम का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। ये जो शाकाहारी जानवर है, जो पेड़ पौधे या पत्ते खाते हैं, उनमें सेल्यूलोज का पाचन करता है। कोलन, यहाँ अवशिष्ट पदार्थ में से पानी का अवशोषण किया जाता है। और रेक्टम, यहाँ अवशिष्ट पदार्थ कुछ समय तक ठहरता है और फिर मल द्वार के द्वारा बाहर आ जाता है। सैकेरिन, ये आपके मैन मेड शर्करा है। यह चीनी से लगभग 600 गुना मीठा होता है। इसमें जो कैलोरिक वैल्यू होती है 0 होती है, ये ग्लूकोज में नहीं बदलता है। इसे शुगर फ्री भी कहा जाता है। अब हमने जो जो एंजाइम्स पढ़े थे उसका एक बार रिकॉल कर देते हैं। जैसे मुगबुआ में आपके 2 एंजाइम्स रिलीज हुए थे, टाइलिन और लाइजोजाइम। लाइजोजाइम तो आपके क्या करता था? बैक्टीरिया को नष्ट करता था। और टाइलिन आपके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अमाशय में 3 आपके एंजाइम्स रिलीज हुए थे, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन मतलब पीपीपी, प्रोटीन को पेप्टोज में बदलता है। और रेनिन आपके दूध को पचाने, बच्चों में दूध को पचाने में काम आता है, जो कैल्शियम को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है, जिसे मिल्क कोगुलेशन भी कहते हैं। और लाइपेज आपके वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है।
और एक अमावस्या में केवल वसा और प्रोटीन का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता। छोटी आंत में डिओडेनम है, इसमें यकृत और अमाशय से जुड़े होते हैं। तो यकृत में पित्ताशय जो पित्त रस का स्त्राव करता है और वसा का अम्लीकरण करता है, इमल्सीकरण करता है। और अमाशय में अग्नाशयी रस में निम्न एंजाइम्स होते हैं: ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, और एमाइलेज आपके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लाइपेज आपके वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और जजुनम में आपके अवशोषण होता है। ईलियम में जो अंतिम डाइजेशन होता है वो ईलियम में होता है। इसमें लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज एंजाइम रिलीज होते हैं। लैक्टेज आपके लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में बदलता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। माल्टेज आपके माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है। इरेप्सिन आपके पेप्टोज को अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज आपके वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। अब ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स आपके 3 प्रकार के होते हैं: अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित। तो अंतःस्रावी जो सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं, जो हार्मोन, और बहिःस्रावी जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और मिश्रित जो दोनों रिलीज करते हैं। तो अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन, और बहिःस्रावी मतलब एक्सोक्राइन, मिक्स। तो अंतःस्रावी आपके केमिकल हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस, एडिनल। बहिःस्रावी में आपके सिर्फ एंजाइम रिलीज करते हैं, जैसे यकृत, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। और मिश्रित वे जो दोनों रिलीज करते हैं: अंडाशय, वृषण, अग्नाशय। अंतरस्रावी ग्रंथियां, तो पहला है हाइपोथैलेमस। तो आपके मस्तिष्क में तीन ग्रंथियां पाई जाती है: हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल काय। तो आपके उसमें मस्तिष्क में पहला जो है हाइपोथैलेमस, यह मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये आप याद रखना, मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती हैं। और हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसे अंतःस्रावी ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांड कहते हैं। और ये 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करते हैं: निरोधी हार्मोन, मोचक हार्मोन। तो ये आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं। तो ये निरोधी हार्मोन और मोचक हार्मोन रिलीज करते हैं। इसका कार्य क्या है कि भूख, प्यास, स्नेह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी जगह 35 डिग्री या 37 डिग्री जो होती है उसको नियंत्रित करता है। बाहर का वातावरण कितना भी हो, बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसका जो वेट है 0.6 ग्राम है, और ये मटर के दाने के समान होता है। और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं या हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। पहला आपके करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, इसका कार्य है शरीर में पानी की पूर्ति करना या मूत्र को अधिक बनने से रोकता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा या डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि ये शरीर में मूत्र की मात्रा को अधिक बनने से रोकता है। अगर इसकी कमी हुई थी तो मूत्र की मात्रा मतलब हमारे शरीर से पानी का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी, और ये डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी भी होती है। दूसरा जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, यह आपके प्रसव पीड़ा प्रारंभ करता है, यह दूध का स्राव करता है, यह सब्जियों की लंबाई बढ़ाता है। और लैक्टोजेनिक मतलब ये दूध का निर्माण करता है। इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, सॉरी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन चौथा, जिसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये हमारे शरीर की हाइट को नियंत्रित करता है। अगर इसमें कमी हुई
तो बौनेपन की समस्या होगी, और इसकी अधिकता हुई तो भीमकाय या कुबड़ निकलने के चांस होंगे। तो वृद्धि हार्मोन, जिन्हें हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, ये हमारे शरीर की हाइट को नियंत्रित करता है। पीनियल काय, यह भी हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। यह ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका वेट 0.15 ग्राम है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपके थायराइड ग्रंथि है, और सबसे छोटी ग्रंथि, जो आपके सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीनियल का है, और सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके थायराइड ग्रंथि है। और इसे शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि ये जैव घड़ी, मतलब आपके जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। तो ये हार्मोन जो आपके पीनियल काय से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है मेलेटोनिन है, हार्मोन होता है, यह शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। जैविक घड़ी मतलब कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, कब आपको भूख लगेगी, कब आपको, तो ये जैविक घड़ी को आपके नियंत्रित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेलेटोनिन हार्मोन नियंत्रित करता है। मेलेटोनिन हार्मोन में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, और मेलेनिक वर्णक आपकी त्वचा को पैराबैंगनी तरंगों से बचाती है। आपको पता ही है, अगर इसकी अधिकता है तो आपका शरीर का रंग काला हो जाता, मतलब ब्लैक लोगों में ज़्यादा मेलेनिक मेलेटोनिन हार्मोन पाया जाता है, मेलेटिन वर्णक, क्योंकि भूमध्य ये भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा पैराबैंगनी किरणों का प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ के लोगों पे मेलेनिन वर्णक ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उनका रंग काला होता है। और जैसे जैसे हम कर्क रेखा मकर रेखा की तरफ जाएंगे तो वहाँ यूरोप और अमेरिका की तरफ, तो वहाँ पे लोगों का रंग गोरा होता है मेलेनिन वर्णक की कमी की वजह से, तो वहाँ पैराबैंगनी किरणों का प्रभाव थोड़ा कम होता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आपके वक्षगुहा या चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। इस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता चला जाता है, और बुढ़ापे में ये मिट जाती है। इसका पूर्ण विकास आपके 12 से 14 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, और ये थाइमोसिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो आपकी शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और ये इस हार्मोन को लिपोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है, मतलब श्वेत कणिकाएं जो होती है लिपोसाइट्स, उनका प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये जो एड्रिनल ग्रंथि है एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है। इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इसे 3F हार्मोन कहते हैं। डरन, फियर, फाइट, फ्लाइट, मतलब डरना, लड़ना, भागना, मतलब आपके जो भी अचानक से संकट आया है, तो ये आपके तीन चीजें, या डरना, लड़ना, या फ्लाइट, भागना, जो भी है आपको उस सिचुएशन में ये हार्मोन मदद करेगा। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसे संकटकालीन प्रवृत्तियों आपके शरीर को अपने आप को कंट्रोल करना, ये एड्रेनलिन हार्मोन का काम है। इसे 4-5 हार्मोन भी कहते हैं। 4-5 मतलब ये लवण, शर्करा, तनाव, सेक्स हार्मोन को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन हार्मोन आपके बीपी और हीट बीट को भी बढ़ाता है। छठा है थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि आपके गले में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, और सबसे छोटी आपकी कौन है? पीनियल काय। इसका वेट 25 ग्राम है। शेप आपके बटरफ्लाई के समान या एच टाइप होता है। ये T4 हार्मोन रिलीज करता है, मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन, मतलब थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव की मात्रा आयोडीन नियंत्रित करता है, और इसका कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, मतलब पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करना। अब थायरॉइड हार्मोन के कार्य है, यह उपापचय क्रिया को कंट्रोल करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को ये नियंत्रित करता है। ये काया तर्क को भी नियंत्रित करता है। जैसे टेडपोल, मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल, उसको मेंढक में कन्वर्ट करने में काम आता है। यह बाल, नाखून, हड्डियों आदि के विकास में भी सहायक है। डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी, मतलब इसकी कमी से, मतलब आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि आपको सूजन, मतलब गनगन रोग
गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से आपको गलगंड रोग या घेंगा रोग, इसलिए। और हाशीमाटो, सीमाटो ये स्व प्रतिरक्षी रोग है, जो इसको थायराइड की हत्या भी कहते हैं। हाशीमाटो जड़ मानवता, थायराइड हार्मोन की कमी से यदि बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है तो इसे जड़ मानवता कहा जाता है। तो इसकी कमी से अगर बच्चों में शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है तो इसे जड़ मानवता कहते हैं। सातवां जो ग्रंथि है वो पैराथायराइड ग्रंथि है। यह ग्रंथि भी गले में पाई जाती है और ये हार्मोन जो है पैराथायरोक्सिन या पैराथार्मोन या कोल्पी का हार्मोन रिलीज करती है। इसका जो फंक्शन है वो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखना है। अगर इसकी कमी से हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी नामक रोग होता है, जिसका जिसका का मतलब इस रोग में आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और इसकी अधिकता में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियों में छिद्र हो जाता है, बोन्स में कैल्शियम कमी हो जाती है। मतलब कमी से आपके ब्लड में कैल्शियम कमी होगी, अधिकता से आपके हड्डियों में कैल्शियम कमी होगी। मिश्र ग्रंथियां, अंडाशय इसे मादा प्रजनन ग्रंथि कहते हैं। इसमें 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन ये अंडाणु का निर्माण करता है। ये महिलाओं के द्वितीयक लक्षणों को विकसित करता है, जैसे आवाज का पतला करना, मुंह ताड़ी का न आना, सुंदर दिखने को प्रेरित करना, मादा को नर की ओर आकर्षित करना। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये इसे भ्रूण निर्धारक हार्मोन कहा जाता है। इसकी कमी से आपके गर्भपात या अधिकता से बातपन की समस्या आ सकती है। रिलैक्सिन हार्मोन ये बच्चे के जन्म के दौरान स्थापित होता है। दूसरा वृषण, यह नर प्रजनन ग्रंथि कहते हैं। यह हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। यह शुक्राणु का निर्माण करता है। यह पुरुषों के द्वितीय लक्षण को विकसित करता है, जैसे आवाज का भारी होना, मुंह दाढ़ी का आना, मसल का अधिक मजबूत होना, नर को मादा की ओर आकर्षित करना जैसे। तीसरा जो आपके अग्नाशय, ये अग्नाशय जो एक तो आपके अग्नाशय रस स्रावित करता था, और हार्मोन आपके अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, 3 प्रकार के सेल होते हैं। जो अल्फा सेल है वो हार्मोन ग्लूकेगॉन आपके रिलीज करता है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। और बीटा सेल मतलब ये हार्मोन इंसुलिन का निर्माण, यह आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है, जो रक्त में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, यकृत में ले जाता है। तो हमने आपको देखा था यकृत में ग्लाइकोजन में बदलता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, उससे मधुमेह मतलब डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। तो इसकी वृद्धि, अगर इसकी वृद्धि हो जाए तो हमारे ग्लूकोज शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। इसको कहेंगे ग्लाइकोसीमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज की कमी। मतलब इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग और वृद्धि से ग्लाइकोसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें ब्लड की ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और मधुमेह में आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। गामा सेल ये आपके सोमेटोस्टेनिन हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति करता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर और मेरेस्मस नामक रोग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में आपके रक्त परिसंचरण तंत्र शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।